जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब संबंधित प्रिपरेशन हो, यहाँ पे आपको करवाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहे। गाइस, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर है। जी हाँ, काफ़ी समय से आप सभी साथियों की मांग थी और ये टॉपिक एएनएम के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, एएनएम के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, इसी टॉपिक के बारे में आज डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं ये आप नोट कीजिए कि हम लोग यहाँ पे ब्रह्मांड टॉपिक को पूरे डिटेल वाइज पढ़ेंगे। देन उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यू लगाएंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते आज का आपका शानदार टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सारा कुछ यहाँ पे कलेक्शन कर लिया है और बिल्कुल एग्ज़ाम में जो जो पॉइंट पूछे जाते वो हमने कलेक्ट कर लिया है। तो गाइस, चलिए आप सभी साथियों का साथ चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्रह्मांड। ओके गाइस, तो गाइस आपका आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। ओके गाइस, क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। देन आपका ब्रह्मांड है क्या? तो गाइस, आप सभी साथियों को ध्यान रहना चाहिए आपका ब्रह्मांड रियल में है क्या। तो बता दूं आपको मैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो गाइस, ब्रह्मांड पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ओके गाइस, यानी आपका पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगा का जो सम्मिलित रूप है, ओके गाइस, वही आपका ब्रह्मांड कहलाता है। तो ध्यानपूर्वक सुने एक एक पॉइंट। देन अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे कि हम जो पृथ्वी की सतह व उसके वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। ओके गाइस, अब ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो इसमें सभी आ जाते हैं गाइस, चाहे पृथ्वी हो चाहे वायुमंडल हो। ओके गाइस, तो पूरा ब्रह्मांड कहलाता है ये मिलके। आपको सामने इमेज भी दिखाऊंगा कि आपका ब्रह्मांड कैसा दिखता है। ओके, तो पृथ्वी की सतह व उसके वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस? भूगोल कहलाता है। देन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि भूगोल के जनक क्या है। तो गाइस, यहाँ पे भूगोल के जो जनक है वो है हिकेटियस। ओके, देन आपका जो जियोग्राफी शब्द दिया था वो आपका कौन है? इरेस्टोस्थनीज है। ओके गाइस, और यहाँ पे आप लोगों को अभी बताया मैंने कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो गाइस, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ब्रह्मांड में? आपके पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जो ग्रह है आपके, ओके, सामने बताएंगे हम डिटेल वाइज कितने ग्रह है और क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती है। देन आपके उपग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। देन यहाँ पे सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगा वो के सम्मिलित रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ब्रह्मांड दिखता है गाइस, देखिए इस प्रकार से दिखता है। ओके, मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, उपग्रह है। ओके गाइस, और भी यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। आपका वायुमंडल आ जाता है, आपका पृथ्वी आ जाता है, आपकी आकाशगंगाएं भी यहीं पे ही आ जाती है पूरी ब्रह्मांड में सम्मिलित रूप से। ओके गाइस, ब्रह्मांड अपने आप में एक बड़ा संपूर्ण ऊर्जा का रूप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित है। ओके, देन यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो गाइस देखिए, ये देखिए आपके ब्रह्मांड में ये सभी चीज़ें अवेलेबल है। ओके गाइस, क्या क्या अवेलेबल है? आपका सन भी ब्रह्मांड में आ जाता है। ओके, आपकी पृथ्वी भी ब्रह्मांड में आ जाती है, आपके सभी उपग्रह, ओके, आपके सभी ग्रह और संपूर्ण आकाशगंगाएं भी यहीं पे ही आ जाती है आपके ब्रह्मांड में। तो आप इमेज के माध्यम से समझ रहे होंगे कि आपके ब्रह्मांड किस प्रकार से दिखाई देता है। ओके, तो अब बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और जानेंगे गाइस। तो सबसे पहले बात आती है, आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि ब्रह्मांड की अवधारणा क्या है। तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है जो ब्रह्मांड की अवधारणा है वो क्या है। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग। जो ब्रह्मांड की अवधारणा है वो हेलियो क्या है गाइस? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है। कैसी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब ये हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि सूर्य केंद्र में है।
इस शब्द का मतलब है हेलियोसेंट्रिक का मतलब कि सूर्य केंद्र में है। और ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। ओके गाइस, कि जो आपका ब्रह्मांड है, ओके, उसके केंद्र में आपका सन है। ओके, सूर्य केंद्र में रहता है ब्रह्मांड के। और इस अवधारणा की जो पुष्टि की थी वो केपलर ने की थी। तो आपको एग्जाम में पूछ लेगा गाइस कि जो ब्रह्मांड की अवधारणा है हेलियोसेंट्रिक, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कॉपरनिकस के द्वारा दी गई थी। देन इसकी पुष्टि, इस अवधारणा की पुष्टि किसने की? तो ये आपके केपलर भैया थे। ओके, कौन थे? केपलर थे। देन यहाँ पे अब आपकी बात आ जाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो गाइस, आप सभी साथियों को बताया था मैंने कि ब्रह्मांड एक पहले ऊर्जा का रूप था। देन उसमें एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत के कारण हुई? तो आपको ध्यान में रखना है कि महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा हमें पता चला और ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस सिद्धांत से हुई है। ओके, देन यहाँ पे इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉर्ज लिमेंटेयर का नाम, कि जॉर्ज लिमेंटर ने ही महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत दिया या प्रतिपादित किया। ओके गाइस, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर करवाया जाएगा। देन इस स्फोट का कारण क्या था? जो ये विस्फोट हुआ इतना बड़ा, इसका कारण क्या था? तो गाइस, ये था आपका नाभिकीय विखंडन। ओके गाइस, नाभिकीय विखंडन हुआ। और ये नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि एक बड़े परमाणु का छोटे छोटे भागों में टूट जाना। ओके, तो गाइस, आपका ब्रह्मांड भी जब महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत हुआ तो उसके पश्चात आपका ब्रह्मांड भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। देन उसके बाद वो ग्रहों, उपग्रहों, ओके गाइस, और पृथ्वी, वायुमंडल, इस प्रकार से वो डिवाइड हो गया। इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आपको समझना होगा ध्यानपूर्वक। ओके, तो गाइस देखिए किस प्रकार से इसमें विस्फोट हुआ। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, विस्फोट हुआ। देन आपके छोटे छोटे पार्टों में ग्रह, उपग्रह, ओके, और भी आकाशगंगाएं भी यहाँ पे उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सूर्य है। और सूर्य आपका कहाँ पे है? तो ये आपका केंद्र में है। ओके, यही इसी को हेलियोसेंट्रिक कहते हैं, यानी कि सूर्य केंद्र में है। ओके, तो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है गाइस? सूर्य है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, चाहे वो आपकी पृथ्वी हो। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। आगे गाइस आपकी आ जाती, जैसा कि आपको बताया था कि ब्रह्मांड में हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगाओं के बारे में भी, क्योंकि आकाशगंगा भी सम्मिलित है ब्रह्मांड में। तो ये आपका दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड। ओके, ब्रह्मांड की आपको 2-4 इमेज दिखा चुका है हमने। देन आपको समझ में आ रहा होगा ब्रह्मांड कैसे दिखाई देता है। ओके, और क्या होता है ब्रह्मांड में। तो यहाँ पे सबसे पहले अब बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आकाशगंगा। ओके, अब तो आकाशगंगा क्या होती? तो गाइस, आपके अनगिनत तारों का समूह होती है आकाशगंगा। ओके, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, बहुत सारे तारे हैं। तो इन तारों का समूह क्या कहलाता है? आपका आकाशगंगा कहलाता है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा कि दुग्ध मेखला। क्या? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं हम हमारी आकाशगंगा को। अगर नाम पूछता है आपको तो क्वेश्चन में उत्तर करना है कि हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है या इसे मिल्की वे भी कहते हैं। देन आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को ध्यान रखना है कि हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो कुछ सर्पिलाकार है। ओके, कैसा है? सर्पिलाकार है। और इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था और हब्बल ने बताया था। ओके, ये साइंटिस्ट लोग हैं, इनका नाम है गैलीलियो और हब्बल। हब्बल ने क्या किया था, गैलीलियो ने क्या किया था? सर्वप्रथम आकाशगंगा को देखा था। वो अपने माइक्रोस्कोप से देखा होगा। ओके गाइस, या टेलीस्कोप से देखा होगा। तो सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था और हब्बल ने बताया था कि आकाशगंगा होती है। देन गाइस हमने बोले थे कि किस प्रकार की होती है? सर्पिलाकार की होती। तो देखिए गाइस, ये आपका है आकाशगंगा का आकार, बिल्कुल भी दिखाई दे रहा होगा आपको किस प्रकार से है। बिल्कुल सर्पिलाकार है ये आपकी आकाशगंगा है, कुछ इस प्रकार से राउंड ली हुई है। ओके गाइस, तो ये है आपकी सर्पिलाकार होती है इसका आकार आकाशगंगा का। बढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग तारे के बारे में। ओके गाइस,
देन यहाँ पे इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते। तो आपके तारे क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं आपके, तो आपको ध्यान रखना होगा धूल व गैस के पिंड क्या होते हैं तारे, धूल और गैस के पिंड होते हैं तारे आपके, जो कि नाभिकीय संलयन के कारण स्वयं प्रकाशमान होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा गाइस कि आपके जो तारे हैं वह किसके कारण प्रकाशमान होते हैं, सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण। तो आपको इन सभी ऑप्शन को छोड़ के लगाना होगा, वह स्वयं के प्रकाशमान के कारण उत्पन्न होते हैं और इसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। ओके, देन आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा तारा क्या है, तो आपको बताना होगा सबसे बड़ा तारा हाइड्रा है और सबसे चमकीला तारा क्या है, तो साइरस है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हम लोग। तो गाइस देखिए किस प्रकार आपके तारे दिखाई देते, बिल्कुल भी यानी आपको कहना चाहिए तो बहुत ही, आसमान जब तारे निकलते तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है गाइस। तो कुछ इस प्रकार से आपके तारे दिखाई देते हैं, जो कि धूल व गैस के पिंड है। ओके, बढ़ेंगे आगे। तो आगे गाइस यहाँ पे देखिए, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आपके। तारों की मृत्यु, अमेरिकी मूल के भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने बताया कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद होने के बाद तारे का लाल रंग हो जाता है। ओके गाइस, जैसे ही तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ही स्वयं ये प्रकाशमान होते हैं, जैसे ही ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी नाभिकीय प्रक्रिया, ओके, तो देन उसके बाद तारों का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वह आकार बढ़ जाता है। इसे रक्तदान या रेड जॉइंट कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, देन अब पढ़ेंगे गाइस हम सन के बारे में, सूर्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। आपके सन के बारे में इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सूर्य है वो सौरमंडल का तारा क्या है, सौरमंडल का एक तारा है। देन ये 2500 करोड़ वर्ष में अपनी आकाशगंगाओं के केंद्र का एक चक्कर पूरा करता है। इस अवधि को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। और आपका जो सूर्य है वह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है गाइस। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, कम से कम 1 घंटे के ऊपर तो यह वीडियो जाना ही तय है, क्योंकि पूरी डिटेल वाइज यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है। देन सब नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस कि जो आपके अक्ष पर सूर्य है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। आपको एग्जाम में पूछेगा सूर्य किस डायरेक्शन में रोटेट करता है या घूमता है, तो आपको बताना होगा आपका सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में, पश्चिम डायरेक्शन में घूमता है। ओके गाइस, तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और मुझे शायद इमेज दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सन को आप डेली देखते हो, रोज़ देखते हो, सूर्य उदय होते हुए देखते हो, सूर्य अस्त होते हुए देखते हो। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे जो आपका हेंडस बेट ने बताया कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो इसमें भी यानी आपका जो सन है, सन में भी जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो किसके कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। और गाइस आपके सूर्य में सबसे ज़्यादा हीलियम पाया जाता है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते गाइस, आपका जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि कोरोना की तरह दिखाई देती है। किसकी तरह, डायमंड रिंग की तरह दिखाई देती है, यानी कोरोना की तरह दिखाई देती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं, और इसका मान इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 14.1 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। ओके, एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है, 14.1 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। देन आगे बढ़ते गाइस, तो आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रशेखर सीमा। अब ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तो गाइस चंद्रशेखर ने सूर्य के द्रव्यमान 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारों को क्या कहा था, ज्वाइंट द्वारा यानी श्वेत वामन कहा था उन्हें। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रशेखर ने जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान तक वाले तारों को क्या कहा था, उन्होंने श्वेत वामन तारा कहा था। ओके, देन 1.4 से 2 गुना तक के द्रव्यमान वाले तारों को उन्होंने पल्सर कहा था। जहाँ पे गाइस आपको बताओ कि इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग। सूर्य के द्रव्यमान में 2 गुने से अधिक द्रव्यमान वाले तारों को ब्लैक होल या कृष्ण क्षेत्र कहा था। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रख लेना ध्यान कि सूर्य के द्रव्यमान में 2 गुने से अधिक द्रव्यमान वाले तारों को उन्होंने क्या कहा था, ब्लैक होल कहा था। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका सौरमंडल। ओके,
सौरमंडल क्या है आपका। तो गाइस पूरे क्वेश्चन आपके पूछेंगे यहीं से ही, सौरमंडल से। ओके गाइस, जितना बताया था सामने वह भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक उसे भी लर्न कर लोगे। तो गाइस यहाँ पे आपके जो है आपका सौरमंडल क्या होता है, अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ओके, सौरमंडल में क्या होता है कि अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल आपका क्या है, ग्रहों का समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, किसका, ग्रहों का समूह है। देन यहाँ पे पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, कितने, दो फोकस होते हैं। देन आपका ये जो रेड कलर से मैंने रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। ओके, ये समय तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। गाइस अब आगे देखते हैं गाइस, आपके दो घटनाएं इंपॉर्टेंट। एक घटना होती उपसौर, और यह घटना कब होती, 3 से 4 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से निकट होती है। तो गाइस देखिए, ये आपका जो सन है, ओके, सन के आजू बाजू सभी ग्रह चक्कर लगाते, चाहे आपकी पृथ्वी हो, सभी। तो अगर आपकी पृथ्वी यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, देन ये चक्कर लगाते लगाते इस प्रकार यहाँ पहुँचती है, तो सूर्य के सबसे निकट होती है गाइस। ओके, तो इसी घटना को उपसौर कहते हैं, और ये घटना कब होती है, तो 3 से 4 जनवरी को होती है। देन आपकी दूसरी घटना है अपसौर घटना। ओके, ये कब होती है, तो 3 से 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो गाइस ये घटना कब होगी, जब आगे बढ़ेगी आपकी पृथ्वी फिर से और यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी। ओके, तो इस घटना को आपकी अपसौर कहेंगे। तो समझ ही आ गया होगा कि जब पृथ्वी सूर्य से निकट होती उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं। ओके, बढ़ेंगे आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर या प्रकाशमंडल कहते हैं, तथा सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते तो गाइस अब आती है बारी ग्रहों की। तो आपके जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ऐसे पिंड हैं जिनका पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण होता है, तथा सूर्य के चारों ओर निर्दिष्ट पद पर घूमते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ओके गाइस, तो आपको बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, देन उनका खुद का एक पर्याप्त द्रव्यमान होता है और गुरुत्वाकर्षण होता है। ओके, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको इमेज में, देखिए गाइस किस प्रकार से आपके ग्रह चक्कर लगा रहे आपके सन के। ओके गाइस, ये देखिए सन दिखाई दे रहा है, और सन के आजू बाजू आपके जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा आपको कि नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रह की सूची से, ओके, ये ग्रह है आपका, ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। 24 अगस्त 2006 के बाद से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी आपके पहले 9 ग्रह थे जिसमें से प्लूटो को निकाल दिया गया, क्योंकि वह सेटिस्फाई नहीं कर रहा था गाइस परिभाषा के अनुसार, इसलिए प्लूटो को 6 अगस्त को यानी 24 अगस्त 2006 को निकाल दिया गया। अब आपके टोटल जितने ग्रह है उनकी संख्या है 8। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला आंतरिक ग्रह, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं गाइस, तो आपका बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। देन आपका बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, ये आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंतरिक ग्रहों का धरातल पृथ्वी के समान ही ठोस पाया जाता है, इसलिए इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। किन्हें, आंतरिक ग्रहों को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है गाइस, तो ये देखिए आपका सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम। तो इस क्रम को आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्रम पूछा जाएगा। ओके, तो आपको ध्यानपूर्वक इसे लर्न करना है, जो दूरी के आधार पर ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम है वो क्या है। तो गाइस क्या है ये, यहाँ पे
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से आपका बढ़ता हुआ क्रम है। देन यहाँ पे आप इस प्रकार से भी इसे याद रखते हो। बीएसपी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बीएसपी में बसाओ। ओके, बीएसपी में बसाओ, बीएसपी में बसाओ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ओके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, में से मंगल, ओके गाइस, और बी से फिर से बृहस्पति, एस से शनि, ए से अरुण और वी से वरुण। ओके, देन आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आगे आपका और इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि आकार के आधार पर हमने अभी दूरी के आधार पर देखे थे, अब आपको बता रहे हैं हम आकार के आधार पर। आकार के आधार पर ग्रहों का घटता हुआ क्रम आपको पूछेगा एग्जाम में, तो आपको बताना है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। तो इस क्रम को भी आपको याद कर लेना है। अब पढ़ेंगे हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। बात करेंगे सबसे पहले हम बुध ग्रह की, जिसे मरकरी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, यह सूर्य से सबसे निकट स्थित है गाइस। आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना होगा बुध है। ओके, देन ये सबसे छोटा ग्रह है। कैसा? सबसे छोटा ग्रह है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका कोई भी वायुमंडल और उपग्रह नहीं है। तो गाइस, आप सभी साथियों को ध्यान रखना होगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके गाइस, और यहाँ पे क्या होता है, बुध ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो गाइस, ये सब सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक तापांतर भी पाया जाता है। इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। देन आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका बुध है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो 88 दिनों में पूरी करता है। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि आपका जो बुध ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो आपको बताना होगा 88 दिनों में पूरा करता है। ओके, बढ़ेंगे अगले। चलिए, अगला आपका ग्रह है शुक्र, जिसे इंग्लिश में विनस कहा जाता है। ओके, शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे हम। तो गाइस, सौरमंडल का सबसे गर्म व चमकीला ग्रह। ओके, आपको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। और शुक्र को भोर और सांझ का तारा कहते हैं। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो गाइस, अब देखिए, जो बुध था, बुध ग्रह, उसके भी कोई उपग्रह नहीं थे, और देन शुक्र का भी नहीं होता है कोई उपग्रह। तो इन दोनों को आप नोट कर लोगे, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ओके, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल पाया जाता है शुक्र के। पृथ्वी के विपरीत यह पूर्व से पश्चिम दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। कैसे गाइस? पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो आप सभी साथियों को ज्ञात हो ही गया होगा कि आपके जो सभी ग्रह है वह कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। जबकि आपका पृथ्वी है वह कैसे घूमता है, एकमात्र ग्रह जो पृथ्वी है वह कैसे घूमता है, वह इन सभी ग्रहों के अपोजिट घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में आपकी पृथ्वी घूमती है। जबकि सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगला है, आकार और बनावट में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को। ओके, और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 225 दिनों में पूरी करता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इनकी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है। तो सूर्य की परिक्रमा शुक्र कितने दिनों में करता है, तो 225 दिनों में पूरी करता है। ओके, बढ़ेंगे अब मंगल की तरफ, जिसे मार्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके गाइस, तो मंगल ग्रह से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा गाइस कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और ये किस कारण से होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, और गाइस, आप सभी साथियों को मालूम होगा कि भारत ने 2008 में चंद्र यानी मिशन
मार्स, ओके, मिशन मंगल को लॉन्च किया था। और ये आपका मिशन मंगल कब कंप्लीट हुआ था गाइस? तो आपका 24 सितंबर 2014 को मिशन मंगल कंप्लीट हो गया था, यानी हम लोग मंगल पे पहुंच चुके थे 24 सितंबर 2014 को। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और गाइस मिशन मंगल मूवी जो कि अक्षय कुमार की है, ओके, लीड रोल उन्होंने किया है, बहुत शानदार मूवी है। यहाँ पे आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए, बहुत ही शानदार मूवी है। ओके, देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंगल ग्रह से फोबोस और डिबोस, दो मंगल के उपग्रह है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो दो उपग्रह होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आपका फोबोस होता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। सौरमंडल का सर्वोच्च पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, मंगल पर ही है। ये आपको ध्यान में रखना है, मंगल ग्रह पर ही है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस सी यहीं पे ही है मंगल ग्रह पर। ओके, सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में मंगल ग्रह कितना टाइम लगाता है? तो 687 दिन में पूरी करता है परिक्रमा सूर्य की आपका मंगल ग्रह। बढ़ेंगे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बृहस्पति। ओके, तो बृहस्पति आपका देखते हैं हम लोग। यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा? सबसे बड़ा ग्रह है, आपको ध्यान में रखना है। देन अपनी अपनी जो धुरी है, ये धुरी नहीं है, ओके, अपनी धुरी पर इसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। और सबसे कम घूर्णन गति किसकी होती है? तो बुध की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लोगे। नासा के अनुसार इसके उपग्रहों की कुल संख्या, तो गाइस यहाँ पे अब जो है आपका डाटा अपडेटेड हो गया है। ओके, जो आपका यानी बृहस्पति के कुल उपग्रह थे गाइस, वो कितने थे? 64 थे। लेकिन अभी कितने हो गए गाइस? तो 74 हो गए हैं। कितने? 74 हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितने उपग्रह हो गए बृहस्पति के? 74 हो गए। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे भारी उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपको पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम गैनीमेड है और ये सौरमंडल का सबसे भारी उपग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11.8 वर्षों में पूरी करता है और लगभग 12 वर्ष इसका मतलब है। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते शनि के बारे में जानेंगे हम लोग। तो गाइस शनि उपग्रह के बारे में जानेंगे। तो शनि के चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। ये यहाँ पे आप वलय रख लोगे याद। ओके, 9 वलय पाए जाते हैं, 9 छल्ले पाए जाते हैं शनि के चारों ओर गाइस। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो शनि है आपका ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं और कितने? 9 वलय पाए जाते हैं। ओके, नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह आपका शनि है। ओके, देन यहाँ इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके खोजकर्ता कौन थे टाइटन के? क्रिश्चियन हाइजोन। शनि का सबसे भारी उपग्रह है ये। ओके, और सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। एग्जाम में पूछा जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताना होगा टाइटन है। ओके, देन बढ़ते हैं आगे। तो इसके चारों ओर नाइट्रोजन का वायुमंडल पाया जाता है और ये न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में इसके सर्वाधिक 82 उपग्रह है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है शनि, जिसके अब 82 ग्रह हो चुके हैं। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले 62 थे शनि के, लेकिन नए नए जो खोजे हैं वो 20 उपग्रह खोजे हैं, टोटल मिला के अब 82 हो गए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है अरुण। ओके, अरुण ग्रह, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, इसको यूरेनस कहा जाता है। अरुण ग्रह जो है वह गैस और वह धुआं के 5 छल्लों से घिरा हुआ है। ओके, यह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। कैसे? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि अरुण ग्रह को आपका लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ओके गाइस, नोट डाउन जरूर कर ले आप लोग। देन यहाँ पे इसके जो है 357 उपग्रह है। ओके,
गाइस ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, ये जो है ये गलत है। ओके, ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे सर्वाधिक तो शनि के है 82। ओके, तो ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है वरुण। ओके, यह सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। ओके गाइस, सबसे लास्ट में यानी और सबसे दूर में स्थित है यह ग्रह वरुण। ओके, और मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हरे रंग का ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना होगा वरुण हरे रंग का दिखाई देता है और इसका कारण क्या है, तो मीथेन गैस। ओके गाइस, और ये सबसे दूर स्थित है। बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो अगला है आपका पृथ्वी, जहाँ पे आप लोग निवास करते हो, आप लोग रहते हो, उस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे अब हम लोग। तो गाइस सूर्य के नज़दीक तीसरा ग्रह और सौरमंडल में पांचवा भारी ग्रह है। ओके, जल तथा वायुमंडल की उपस्थिति के कारण इसे कैसा कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि जल तथा वायुमंडल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। देन यहाँ पे 71% भाग जल पाया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 71% भाग आपका जल पाया जाता है। देन 29% भाग आपका स्थल पाया जाता है। देखिए ये आपकी दिखाई दे रही पृथ्वी। ओके गाइस, तो इसके 71% भाग पे आपका जल पाया जाता है और 29% पे आपका स्थल मंडल पाया जाता है। ओके, देन आपका ऊपर वाला पार्ट यहाँ वायुमंडल कहलाता है। बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। और यह ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभरा होता है। इसका आकार क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो आपकी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की पाई जाती। ओके गाइस, देखिए इसका आकार कैसा होता है, कुछ इस प्रकार की आपकी पृथ्वी पाई जाती है। तो ये ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे उभरा हुआ रहता है। ओके गाइस, तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, इसका आकार दीर्घवृत्ताकार होता है। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट, पूरे इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ से पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। तो गाइस आपकी जो पृथ्वी की गतियाँ होती है वह कितनी होती है, तो देखेंगे हम लोग। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक, चलिए जूम कर देते हैं हम लोग। ओके, तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे हम लोग यहाँ पे। तो पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है, दो गतियाँ होती है, एक तो घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। तो गाइस यहाँ पे घूर्णन गति जो होती है आपकी, उसे दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लोगे कि आपका जो घूर्णन गति है उसको दैनिक गति भी कहते हैं, लेकिन आपकी जो परिक्रमण गति है उसे वार्षिक गति कहते हैं। ओके, और आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो गाइस आपका इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरह घूमती है। ओके, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, जब पृथ्वी अपने पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसे आपकी पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। कितना, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है एक घूर्णन पूरा करने में। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। नोट डाउन कर ले आप लोग, इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की दैनिक या घूर्णन गति की वजह से ही दिन या रात होते हैं। ओके, और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। जो आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। कैसी गति, वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे सूर्य यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 18 मिनट और 45.51 सेकेंड का समय में पूरा करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो दिन और रात होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होते हैं, और जो आपके मौसम परिवर्तन होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये आपका परिक्रमण गति के कारण होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे आप लोग। ओके, पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से
67.5 डिग्री तक झुकी होती है। ओके, और 10वां पॉइंट आपका है पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से ही बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती है। तो यहाँ से आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं गाइस कि आपका जो दिन और रात होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण होते हैं, और आपके जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो आपके परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ओके गाइस, बढ़ेंगे आगे। तो देखिए ये आपका गति दिखाई दी है पूरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है किस प्रकार से आपका जो है सूर्य स्थित है और पृथ्वी आपकी घूर्णन गति करती है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे आपका देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे की सूर्य एवं चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। चलिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति को क्या कहा जाता है, सीजीगी कहा जाता है। ओके गाइस, देन यहाँ पे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, नोट डाउन कर ले इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछेगा आपको और बार बार पूछता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, और यह केवल अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसे ही आपका सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब गाइस यहाँ पे इमेज आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आपका होता है सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण। ओके, तो ये देखिए आपको सूर्य ग्रहण की इमेज दिखाई दे रही है। ओके, जब आपका क्या होता है, ये आपका है सन और ये आपका है क्या गाइस, चंद्रमा। अगर इसके बीच में आपका कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, तो ये आपका कहलाता है सूर्य ग्रहण। और आगे बता दूं आपको मैं, ये अमावस्या को होता है। देन आपका है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आती है। ओके, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बारे में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो चंद्रमा है, ओके, और पृथ्वी है, उसके बीच में जब सूर्य आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका क्या है, पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्रग्रहण कहते हैं, और ये केवल पूर्णिमा के दिन होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका इमेज। ओके, और किसके बीच में कौन आ जाता है, तो सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ओके गाइस, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है जब आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है, और ये पूर्णिमा को होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लेना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर। तो आपकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। ओके, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है आपका, देखिए पहला भाग जो होता है वो आपका क्या कहलाता है गाइस, तो वो कहलाता है भूपर्पट्टी या क्रस्ट, यानी आपका जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है वो आपका क्या कहलाता है, भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहलाता है, जो कि 0 से 60 किलोमीटर बेसाल्ट चट्टानों से बनी पृथ्वी का ऊपरी परत होता है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऊपरी परत में आपका सिलिकॉन वो एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। ओके, देन अगली आपकी लेयर देखेंगे, क्योंकि 3 परत से बनी है, और पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है। तो सेकेंड आपकी लेयर कौन सी है गाइस, तो सेकेंड लेयर आपकी है प्रवार या मेंटल। ओके, 60 से 2900 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। देन इसकी ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल या एथेनोस्फीयर कहते हैं। यह द्रव अवस्था में पाई जाती है प्रवार या मेंटल, जबकि इसके निचली परत सिलिकॉन व मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। देन यहाँ पे आपके प्रवार में क्या होता है कि इसमें भूकंप की द्वितीयक तरंगें नहीं चल पाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है, तो आपको बताना होगा भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहते हैं उसे। और देन वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है ऊपरी परत में। देन आपकी सेकेंड परत आपकी है प्रवार या मेंटल, जिसमें सिलिकॉन व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपकी थर्ड परत लेयर है
क्रोड, इसका औसत घनत्व 13 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे आपका निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है तीसरी परत में, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। और लोहे, कोबाल्ट व निकिल की उपस्थिति के कारण यहाँ जो पृथ्वी की प्रकृति होती है वो चुंबकीय होती है। किसकी उपस्थिति के कारण? लोहे, कोबाल्ट व निकिल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की प्रकृति कैसी होती? चुंबकीय होती है। तो गाइस आगे बढ़ते, आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो वायुमंडल है चारों ओर से विभिन्न गैसों का एक आवरण है। तो आपका वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का आवरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें पृथ्वी से बांधे रखता है। वायुमंडल की गैसों के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं और इसे बैरोमीटर से मापते हैं। देन वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है आपको वायुमंडल, ओके, जो कि विभिन्न लेयरों में डिवाइडेड है। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग वायुमंडल को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो गाइस देखिए, आपकी कितनी परतों में वर्गीकृत किया गया है? तो टोटल 5 परतों में वर्गीकृत किया गया है, 5 लेयर में वर्गीकृत किया गया है। और वो कौन कौन सी लेयर है ये जानेंगे, और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपकी जो आपकी पहली परत है 18 किलोमीटर की है और इसे ध्रुवमंडल कहते हैं, और ये सबसे निचली परत है। ओके, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा ध्रुवमंडल। और इसमें क्या होता है? सबसे नीचे होने के कारण इसमें मौसम तथा जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे आंधी आना, तूफान आना, ये सभी आपके ध्रुवमंडल में होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी परत में आपके मौसम परिवर्तन की घटना होती है, तो आपको बताना होगा ध्रुवमंडल। आपको क्वेश्चन में पूछेगा आंधी या तूफान जैसी घटनाएं कौन सी परत में होती है, तो आपको बताना होगा ध्रुवमंडल में होती है। देन 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है, इसे सामान्य पतन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे गाइस, तो आगे आपका है, चलिए ये आगे आपका है, यहाँ पे आपको ये कट कर लेना है, और ये आपकी लेयर का नाम है समताप मंडल, सेकेंड लेयर है। ओके गाइस, और ये 18 से 50 किलोमीटर तक है। कैसे? 18 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है आपकी समताप मंडल। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है हमको? हवाई उड़ानों के लिए आदर्श पाई जाती है। आपको पूछेगा वह कौन सी परत है जिसमें हम वायुयान उड़ा सकते हैं या वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है, तो आपको बताना होगा उस लेयर का नाम है समताप मंडल। देन समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। आपको पूछेगा आपकी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, और यहाँ पे जो है ओजोन परत का काम क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करना है। इस परत की मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है। ओके गाइस, देन आपकी आगे तीसरी लेयर कौन सी है गाइस, ये देखेंगे हम लोग। तो आपकी जो तीसरी लेयर है, ओके, वायुमंडल की तीसरी लेयर कौन सी कहलाती है? मध्यमंडल कहलाती है। और मध्यमंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर तक इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ओके, जितने इंपॉर्टेंट टॉप फैक्ट है सभी क्लियर करवा दूंगा। ओके, फर्जी का हम लोग यहाँ पे यानी अध्ययन नहीं करेंगे और पढ़ेंगे नहीं। ओके, आपकी चौथी परत आती है आयन मंडल, जो कि 80 से 600 किलोमीटर तक इस परत में उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। यह आयनित रूप से, जो कि ये आयनित रूप में पाए जाते हैं। ओके, जिसके कारण यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देती है। तो गाइस, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वह परत कौन सी है जिसमें से रेडियो तरंगे परावित होकर पृथ्वी पर वापस आती है, तो वो आपकी है आयन मंडल। और रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, उसके कारण ही हमारा जो रेडियो और मोबाइल संचार है वो संभव हो पाता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा वह कौन सी परत है वायुमंडल की जिसके कारण संचार संभव हो पाता है, तो वो होता है आपका आयन मंडल। और इसका कारण है कि वहाँ पे रेडियो तरंगे पाई जाती है जो कि परावर्तित होकर आयन मंडल से सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, आपका अंतिम और 5वीं परत के बारे में पढ़ेंगे, बाह्यमंडल। 600 किलोमीटर से ऊपर की परत आपकी बाह्यमंडल कहलाती है।
और वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है ये, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके गाइस, हाइड्रोजन परत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। जो आपका वायुमंडल है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, आगे कितनी है किसी को नहीं पता। ओके गाइस, धूल के कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है कि धूल के जो कण होते उनके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ज्वार भाटा समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को कहते हैं और नीचे उतरने को, देखिए आपका जो ज्वार भाटा है उसमें से समुद्री जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ओके, तो यह थे आपके वायुमंडल से संबंधित लेयर, इनके बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब गाइस, जैसा कि बताया था आपको कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें आपके होंगे मल्टीपल क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये किससे संबंधित है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार था। ओके, और इसे किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया था। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है गाइस? तो ये है, आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी के आकृति को क्या बोला जाता है? तो आपको बताया था मैंने, आपकी आकाशगंगा कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है या स्पाइरल या। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है, इसे सर्पिलाकार बोला जाता है। देन आगे बढ़ेंगे। आगे आपके क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तारों का रंग क्या इंगित करता है? सूर्य से दूरी, प्रकाश या चमक, पृथ्वी से दूरी या तापमान? तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, तारों का रंग तापमान को इंडिकेट करता है। ओके, देन आगे आपका, सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन बताया था आपको मैंने और इसके बारे में चर्चा किया था। ये कितना समय लगाता है आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में? तो 25 करोड़ साल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 5वें नंबर का क्वेश्चन, किसी स्थायी श्वेत बहुने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान खालिस्तान कहलाती है? तो आपको ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ओके, देन अगला क्वेश्चन आपका है, तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? तारों के कारण, तो गाइस ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष। तो आपको ध्यान में रखना है, तारों के कारण आपका ब्लैक होल होता है। ओके, देन यहाँ पे आपका धूमकेतु नाम आया। तो गाइस, धूमकेतु एक तारा है, ओके, जो कि आपका पुच्छल तारा कहा जाता है। कैसा तारा कहा जाता है? पुच्छल तारा। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि पुच्छल तारा किसे कहा जाता है, तो धूमकेतु को कहा जाता है। देन ये आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, धूमकेतु को पुच्छल तारा कहते हैं और यह आपको 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 7वें नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका है, ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आपको बताया था मैंने, ब्लैक होल को S चंद्रशेखर ने दिया था। ओके, देन आपका 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता। ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। तो गाइस, आपका ये दोनों पॉइंट सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा है? गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा है, तो गाइस ये आपका कौन सा है? पृथ्वी है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका, ये कौन सा है? आपको बताया था मैंने, साइरस या डॉग स्टार को सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। ओके, बढ़ेंगे आगे आपका क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे आपके वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस, इन सभी को आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में
घटित बिग बैंग घटना जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कारण मानी जाती है, ये कब घटित हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है जो बिग बैंग आपकी महाविस्फोट हुआ था वो कब घटित हुआ था? तो वो 13 अरब साल पहले घटित हुआ था। ओके, देन अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? तो ये किसने माना था गाइस? ये टॉलेमी ने माना था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, आज ये बात प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले इस बात को किसने माना कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो भैया ये कॉपरनिकस ने बताया था, ये आपको ध्यान में रख लेना है। देन आपका पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला खगोल शास्त्री कौन था? तो ये था आपका अरस्तु। ओके, अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ग्लोब जो कि पृथ्वी की हूबहू तस्वीर हमारे सामने उकेरता है, किसके द्वारा बनाया गया था? गाइस आपने देखा होगा आपका जो ग्लोब आता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, जिसपे सारा यानी सारी पृथ्वी को शो किया हुआ रहता है। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था आपका ग्लोब? ओके, ग्लोब किसके द्वारा? मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 5वां क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन, हालांकि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित आकाशगंगा को गिनना मनुष्य के लिए फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इनकी संख्या कितनी है? तो 10 लाख मिलियन संख्या है, इनकी याद में रखना है आपको। देन आगे गाइस, हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा का नाम क्या है, इसका आकार कैसा है? तो हमारी सौरमंडल की आकाशगंगा का नाम क्या बताया था आपको? ये यहाँ पे मंदाकिनी होगा। ओके, मंदाकिनी या मिल्की वे कहा जाता है हमारी आकाशगंगा को, और इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है, अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? हाइड्रा है। ओके, और सबसे चमकीला तारा आपको बताया था साइरस है, क्वेश्चन में भी चर्चा किया आप लोगों से। 90 नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया है, तो ये आपका कौन सा है? प्लूटो। इस ग्रह को अब बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि इसको ग्रह से निकाल दिया गया है, और ये कब? 2006 को निकाल दिया गया है। आगे गाइस आगे बढ़ेंगे। इन सब के बारे में बता चुका हूँ मैंने। आकार के आधार पर ग्रहों की क्रमशः श्रृंखला क्या है? तो ये आपका आकार के आधार पर ग्रहों की श्रृंखला है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। ओके, आप लोगों को इंग्लिश में भी सभी ग्रहों के नाम याद रख लेना है। ओके गाइस, अगर नहीं मालूम तो नेट पे सर्च करके आप लोग इंग्लिश में भी नाम लिख लोगे ग्रहों के। 11वां क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो लगभग 4.6 अरब आपकी है पृथ्वी की अनुमानित आयु। देन आपका पृथ्वी की घूर्णन व परिक्रमण की दिशा क्या होती है? तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, आपकी जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, किन 2 ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व नहीं होती है? तो आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, एक तो आपका शुक्र है और दूसरा यूरेनस यानी अरुण। ओके, ये अपोजिट घूमते हैं। ये आपके कैसे घूमते? पूर्व से पश्चिम घूमते, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह माना जाता है, कौन से है? बुध और शुक्र। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है, उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इस तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कि मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते क्या कहलाते? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। देन आगे क्वेश्चन आपका है, वास्तव में धूमकेतु क्या है? तो गाइस आपका जो धूमकेतु है वो गैस तथा धूल के संग्रह एक लंबी चमकदार पूंछ के साथ आकाश में एक चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। देन ये कब दिखाई देते? तो ये आपके 76 वर्ष बाद, प्रत्येक 76 वर्ष बाद यानी 76 साल के बाद दिखाई देते धूमकेतु। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आपको उसका आंसर कर देना है। 18वें नंबर का क्वेश्चन, उल्का को सरल शब्दों में क्या माना जाता है? क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण, ये आपके उल्का है। हरा रंग, देखिए क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का, हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका
ये है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून या अरुण ग्रह है, जिसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है, CH4 की। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है। यूरेनस और नेपच्यून को, सॉरी आगे देखिए, ये आपका जो है, ओके गाइस, चलिए, आपका जो था नेपच्यून, उसको वरुण के नाम से जाना जाता है। ओके, आपको ध्यान रख लेना है। तो हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वरुण ग्रह को जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? CH4 मेथेन की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, इसलिए आपको कहा था कि आप इंग्लिश में भी नाम याद कर लोगे। ओके गाइस, इन सभी ग्रह के। देन यहाँ पे यूरेनस को अरुण कहा जाता है और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। ओके, यूरेनस और नेपच्यून को और किन दो नामों से जाना जाता है? तो देखिए, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। और वरुण आपका हरा ग्रह कहलाता है और CH4 की उपस्थिति के कारण कहलाता है। ओके, देन आगे देखते हैं। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, बृहस्पति है। अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ओके, आगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका चंद्रमा। आपको ध्यान में रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक तथा सबसे दूर ग्रहों के नाम आपको बताना है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? सूर्य के बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? तो आपका वरुण है, जिसे नेपच्यून कहते हैं। ओके, 25 नंबर का देखते हैं। पृथ्वी, शुक्र तथा मंगल के बीच स्थित है। इनमें से पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र आपका सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? तो आपको बताया था शुक्र कहलाता है। आगे आपका देखते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा है? तो बृहस्पति के। ओके, ये क्वेश्चन अब बदल चुका है। वर्तमान में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो आपके शनि के हैं। कितने? 82। बार बार बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लोगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं गाइस। तो लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह का नाम क्या है? तो मंगल आपका लाल ग्रह के नाम से प्रचलित है और ये आपका आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह पाया जाता है। देन आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। देन आगे आपका है, नासा ने क्यूरोसिटी के किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा है? नासा ने क्यूरोसिटी को किस ग्रह की खोज के लिए भेजा है? तो मंगल ग्रह की खोज के लिए भेजा है। पृथ्वी का डायमीटर का व्यास कितना होता है? तो 12,714 किलोमीटर व्यास होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 14.98 करोड़ है। आपको ध्यान में रखना है। 33 नंबर, सूर्य के केंद्र में तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। 1 मिलियन 10 लाख। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका है, सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष या 1 बिलियन या 10 करोड़ जिसे कहते हैं। सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 18 मिनट। ओके, 8 मिनट 16 सेकेंड लगा। 8 मिनट कितना लगाता है टाइम? ओके, सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका 8 मिनट 18 सेकेंड या 16 सेकेंड भी आ सकता है आपको, तो ये सही कर देना है आपको। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल क्या होती है? तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल आपकी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का डायमीटर व्यास कितना होता है? तो गाइस, आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पे ओके 13,92,200 किलोमीटर होता है सूर्य का डायमीटर। सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। देन उसके बाद 70%। देन हीलियम आपकी 28.5% तथा अन्य गैसें 2%। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है 2,82,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का डायमीटर व्यास कितना होता है? तो 3,475 किलोमीटर इसका डायमीटर या व्यास होता है। बढ़ेंगे आगे। तो आगे आपका है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना होता है? तो 1:6 होता है। देन आगे आपका देखेंगे,
चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट, 11.47 सेकेंड, इतने दिनों में पूरा करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आपका 43 नंबर का है। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो लिबनिटस पर्वत है इसका नाम। चंद्रमा पर स्थित लिबनिटस पर्वत की ऊंचाई कितनी है तथा ये किस ध्रुव पर स्थित है? तो आपका क्वेश्चन गाइस क्या है? आपका 44 नंबर का, चंद्रमा पर स्थित लिबनिटस पर्वत की ऊंचाई कितनी है तथा ये किस ध्रुव पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 35,000 फीट और दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। देन आपका 45 नंबर का, 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 45 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंद्रमा से टकराने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है। तो 1.3 सेकेंड आपको याद रखना है और नोट डाउन कर ले। वेरी वेरी आईएमपी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन आपका है, उपग्रहों की संख्या के आधार पर ग्रहों को क्रमशः कैसे लिखा जाता है? तो आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। आपको पूछा है उपग्रहों की संख्या के आधार पे, तो देखिए यहाँ पे अब आपका क्रम बदल जाएगा गाइस, चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा? तो सबसे पहले अब आपका आ जाएगा शनि, क्योंकि शनि के अब 82 हो चुके हैं गाइस। ओके, कितने 82 हो गए। देन आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर पे अब बृहस्पति। देन आपका बाकी का क्रम इसी अनुसार रहेगा, अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। क्योंकि देखिए यहाँ पे शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते, शून्य होते हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम है चंद्रमा। देन आपके मंगल के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिबोस, और वरुण के 13, अरुण के 27, और आपके यहाँ पे आ जाएगा बृहस्पति। ओके, शनि के जगह बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के कितने हो गए? तो लगभग 79 हो गए, और आपका शनि पहले नंबर पे आ जाएगा 82 उपग्रह के साथ। तो इस प्रकार आपको क्रम याद में रख लेना है। ओके, देन आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहों के वर्ष को पृथ्वी वर्ष में क्रमशः कैसे लिखा जाता है? तो गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो आपको बताया था मैंने, जब वो घटना कौन सी होती है? उपसौर घटना, और 3 से 4 जनवरी को होती है। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है क्वेश्चन 49 नंबर का, पृथ्वी सूर्य से सबसे कब दूर होती? तो ये घटना आपकी अपसौर कहलाती है। ओके, और ये 4 जुलाई को होती, 3 से 4 जुलाई को। ओके, देन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमि तथा जलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आपको पहले ही चर्चा करवा चुका है हमने कि आपका फिक्स पॉइंट क्या है। तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, 29% आपका क्या पाया जाता है? स्थल मंडल। तो गाइस यह था आज का शानदार टॉपिक जो कि ब्रह्मांड था, और पूरा डिटेल वाइज हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एमसीक्यू करवाया। तो गाइस अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नए साथी हमारे चैनल से अधिक जुड़े। तो गाइस इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।